उत्प्रेरक की चर्चा हो रही थी और उत्प्रेरक में हम लोग उत्प्रेरक के प्रकार में चल रहे थे और प्रकार में हम लोग चल रहे थे क्रिया विधि के आधार पर। इसमें भी हम लोग पढ़ चुके थे। पहला धनात्मक पढ़ चुके थे, दूसरा ऋणात्मक पढ़ चुके थे, तीसरे से हमको चर्चा करनी थी स्वप्रेरक, शायद ये भी कुछ हो गया था, और चौथा ये भी हो गया था प्रेरित उत्प्रेरक। ये सारे उत्प्रेरक क्रियाविधि के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। धनात्मक बढ़ाता है, ऋणात्मक घटाता है। स्वप्रेरक क्रिया के पश्चात या क्रिया के दौरान कोई स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है? किसी को प्रेरित कर देता है जिससे ना रिएक्शन होते हुए भी वो रिएक्शन करने लगता है। तो अब आइए उत्प्रेरक की क्रियाविधि में हम लोग चलते हैं। या एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग जैव उत्प्रेरक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसे रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक काम करते हैं, तो जैविक क्रियाओं में भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे भीतर होने वाली तमाम रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते रहते हैं। अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। इन उत्प्रेरक के नाम के आगे जो क्रिया में भाग लेंगे उन्हीं में एज लगा देते हैं। जैसे शरीर में कहीं जल अपघटन हो रही हो, जल अपघटन हो रही हो, तो जल अपघटन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। उत्प्रेरक का नाम जो इसमें इस क्रिया में भाग लिया क्या कहेंगे? हाइड्रोलेज। ये अक्रिया है और ये उत्प्रेरक। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के केस में कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोलेज। प्रोटीन के केस में क्या हो जाएगा? पेप्टिडेज, प्रोटीएज। न्यूक्लिक अम्ल को जो भी बांटेंगे उन्हें कहेंगे न्यूक्लिएज। मीन्स जिस क्रियाओं में जो भी उत्प्रेरक भाग लेगा उसी से संबंधित क्रिया में क्या लगा देंगे? एज लगा देंगे। माल्टेज हो जाएगा, ग्लैक्टेज हो जाएगा। जो भी क्रियाएं हो रही हैं जीवन में, पाचन के दौरान, श्वसन के दौरान या आपके उत्सर्जन के दौरान, सारी क्रियाओं में उसी क्रिया से संबंधित नाम के आगे एज लगा दिया जाएगा, वही उत्प्रेरक बन जाएगा। तो जैव उत्प्रेरक वह होते हैं जो जैव क्रियाओं में भाग लेकर के बिना स्वयं परिवर्तित हुए, बिना अपने में कुछ परिवर्तन के केवल जैव क्रियाओं को उत्प्रेरित करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। केमिकल सेंस में आवश्यकता हुई बढ़ा देंगे और आवश्यकता हुई उसे कंट्रोल कर लेंगे और उनकी उपस्थिति में क्रिया मंद भी हो जाएगी, जिससे जैविक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये हमारे जैव उत्प्रेरक। तो अब इन उत्प्रेरक की क्रियाविधि, उत्प्रेरक की क्रियाविधि ये क्या है? कैसे ये क्रिया करते हैं? तो उत्प्रेरक की क्रियाविधि के 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला माध्यमिक यौगिक सिद्धांत,
दूसरा अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। और ये और जान लो, जैव क्रियाओं में की क्रियाविधि को कैसे तालाचार्य सिद्धांत, तालाचार्य सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें 2 रसायन से संबंधित है और तीसरा जैव से संबंधित है, जैव उत्प्रेरक से रिलेटेड। तो आइए पहले की चर्चा हम करते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। कोई क्रिया हो, ए प्रोडक्ट, ए जो है आपका रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट बना रहा है, यहां कोई कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट सबसे पहले ए के साथ ए प्लस कैटालिस्ट क्या बना लेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा। माध्यमिक यौगिक बना लेगा, हमेशा बनाएगा कैसे, इस उत्प्रेरक की सतह पर अनेक क्रिया स्थल होते हैं, उन्हीं क्रिया स्थलों से ये उत्प्रेरक, ये पदार्थ चिपक जाता है और माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। अब अगले चरण में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड परिवर्तन कर, ये उत्प्रेरक इनमें परिवर्तन कर प्रोडक्ट तथा कैटालिस्ट में अलग। मतलब ये क्या करेगा कि जब तक इनमें परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक यह इनसे चिपका रहेगा, और जैसे ही परिवर्तन हुआ तुरंत अनचेंज्ड बिना इफेक्टिव के प्रोडक्ट निर्माण करके इनको अलग कर देगा। ये आपका है इंटरमीडिएट कंपाउंड और सिंगल कंपाउंड। और अगर 2 है आपके पास, ए प्लस बी मिलकर सी बना रहे हैं, तो ये पहले किसी एक के साथ आइदर ए और बी, चाहे ए के साथ ए प्लस कैटालिस्ट और बी प्लस कैटालिस्ट, इनके साथ क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यदि ए के साथ मिला हुआ है तो बी से जुड़ेगा, प्लस बी, बी से जुड़ करके परिवर्तन करते हुए अधिकारक को उत्पाद में बदलते हुए ये क्या करेगा, सी प्लस कैटालिस्ट बना लेगा, सी प्लस कैटालिस्ट बना लेगा। और यदि ये बी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, अगले के साथ रिएक्ट होगा। तो यदि ये बी के साथ मिला हुआ है तो सीधा ए से रिएक्ट करेगा और सी का निर्माण कर कैटालिस्ट के रूप में स्वयं अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है कि सबसे पहले उत्प्रेरक अधर्मक के साथ मिलकर के माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा, तत्पश्चात माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हुए उनमें परिवर्तन कर उस अधिकारक को उत्पाद में बदलते हुए स्वयं को बिना परिवर्तित किए हुए अलग हो जाएगा और अक्रिया के वेग को भी बढ़ा लेगा। इस प्रकार से ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है। और दूसरा क्या है,
अधिशोषण सिद्धांत है। अधिशोषण क्या है और पहले आप पढ़ चुके हैं चैप्टर के प्रारंभ में ही। तो उत्प्रेरक की सतह पर अनेक क्रियास्थल होते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। अगर A प्लस B बना रहे हैं C, ये है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जो है ये कैटालिस्ट है हमारे, अनेक क्रिया संयोजकताएं होती हैं इनकी। ये है हमारे उत्प्रेरक, इन्हीं से हमारा A प्लस B जुड़ेगा। ये और भी बड़ा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर A और यहां पर B जुड़ जाएगा। और अब ये उत्प्रेरक जो है A और B में परिवर्तन कर स्वयं C का निर्माण करके उत्प्रेरक के रूप में अपने आप को अलग कर ले, अपने आप में उत्प्रेरक के रूप में अलग कर लेगा। उत्प्रेरक है, एक अभिकर्मक है। ये क्या है, अधिशोषित हो रहे हैं। अधिशोषित अवस्था, ये क्या है, क्रियाशील अवस्था। और ये क्या है, उत्पाद प्लस उत्प्रेरक। हमने देखा कि उत्प्रेरक जैसा पहले था उसी रूप में प्राप्त हुआ है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये केवल अभिकर्मक को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है, जिससे अभिकर्मक पास पास आकर के आपस में क्रिया होते हैं, क्रियाशील होते हैं और उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं और पुनः उत्प्रेरक उसी रूप में अलग होता है। तो अधिशोषण सिद्धांत ये बताता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अनेक क्रियास्थल होते हैं, जहां पर अभिकर्मक जा करके उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तत्पश्चात या उत्प्रेरक उनमें हो रहे अभिक्रिया की दर को तेज कर देता है, जिससे वह तीव्रता से उत्पाद का निर्माण करते हैं और फिर उन्हें वो अलग करके स्वयं को अलग कर लेते हैं। ये हुआ हमारा अधिशोषण सिद्धांत। अब जैव उत्प्रेरक की चर्चा हम लोग कल क्लियर कर लेंगे।